जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल। वेव ऑप्टिक्स में वेव फ्रंट कल हम लोगों ने देखा था और आज पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल। वेव फ्रंट क्या होता था मैंने बताया था आपको कि वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग द कांस्टेंट फेज। ऐसा पॉइंट्स जैसे अगर आपने कोई समझाने के लिए आपको मैंने बताया था कि अगर पानी में अगर पत्थर फेंकते हैं तो वो वेव प्रोड्यूस होती है। तो वेव वो अब चारों तरफ जाती है सिमेट्रिकल, चारों तरफ जाती है सिमेट्रिकल, तो वो वेव ऐसा ऐसा बन रही है। तो अगर यहाँ पे आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है तो ये वेव्स प्रोपेगेट होती है इधर साइड भी, इधर साइड भी, इधर साइड भी, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जाती हैं। तो यहाँ पर जो पार्टिकल के जो मीडियम के पार्टिकल होंगे, ये सब पार्टिकल सब के सब या तो ऊपर होंगे या तो सब नीचे होंगे, जहां पर भी होंगे एक साथ ही हैं। इधर के भी ये सभी पार्टिकल साथ में हैं। तो इन सभी के पोजीशन को, इस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए तो एक लोकस मिलेगा। क्या लोकस मतलब सभी पॉइंट्स का पथ, रास्ता, सभी को मिलाने पर जो एक आपको रास्ता मिला, ट्रेस किया आप पाथ, उसे कहते हैं लोकस। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम हैविंग सेम फेज, सेम फेज या कांस्टेंट फेज। ओके, तो ये वेव फ्रंट होंगे। ऐसे ये सभी भी वेव फ्रंट होंगे, है ना? ये सभी वेव फ्रंट होंगे, ये भी वेव फ्रंट होंगे। एक बात और, ये जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुई है, इसके जो पार्टिकल है ये जब वाइब्रेट करेंगे तो अगल बगल के पार्टिकल के लिए ये सोर्स का काम करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे उसको। बताया था ना, जैसे अगर आप इनको धक्का दें तो ये इनको धक्का देंगे अगर चिपके चिपके बैठे हुए हैं तो। ऐसा तो नहीं, वाटर मॉलिक्यूल सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। ऐसा तो नहीं कि इतना दूर तक पानी है नहीं, ऊपर खाली है फिर पानी, ऐसा एक ही जगह पानी में ऐसा तो होगा नहीं। तो ऐसे ही सभी सिमेट्रिकल है। तो अगर आप इनको धक्का दे रहे हैं तो आप इनको धक्का दे रहे हैं, तो आपके लिए सोर्स कौन है? ये है। तो ये सेकेंडरी वेवलेट कहलाएंगे, ठीक है ना? तो ये सेकेंडरी वेवलेट होगा। ओके, तो देखिए, तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, तो आप पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, अब सुनिए, हाइजेंस प्रिंसिपल कोई प्रिंसिपल नहीं है। पहली बात सुनिए, हाइजेंस प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं, चपरासी है, ठीक ना? अरे प्रिंसिपल का मतलब थ्योरी मतलब ना, हाइजेंस प्रिंसिपल लेने की कोई स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल है, ऐसा नहीं है। सुनो ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। हाइजेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पर अगर आपको वेव का पोजीशन पता है और उसकी वेलोसिटी पता है, तो कुछ टाइम बाद वो उसकी नई पोजीशन क्या होगी आप फाइंड कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद वेव कहां पे होगी आप उसको पता कर सकते हैं, या इसके पहले कहां थी वो भी पता कर सकते हैं। जैसे सामान्य समय आपको एग्जांपल देना चाहूं तो, अगर चौकाघाट से आप आ रहे हैं, मान लीजिए जा रहे हैं, लोरा ब्रिज जा रहे हैं, अब हर जगह रास्ता एकदम खाली है, 5 की स्पीड से आप आ रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहे हैं, 5 किमी पर आवर की स्पीड से, बहुत कम हो गया नहीं, 50 किमी पर आवर की स्पीड से आप आ रहे हैं। तो 10 मिनट में आप वहां से चले हैं तो कहां पर होंगे हम बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं ना, बता सकते हैं। और सही, अगर 10 मिनट में कहाँ है तो 20 मिनट में कहाँ होंगे ये भी बता सकते हैं, है ना? तो इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी नई पोजीशन इतने टाइम के बाद क्या होगी। तो यही हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है। हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि किसी सर्टेन टाइम पर अगर पोजीशन आपको पता है कि वेव का, तो आफ्टर, और उसका वेलोसिटी भी आपको पता है, तो आफ्टर सम टाइम्स वो कहाँ पे होगा, नया पोजीशन क्या होगा उस वेव का, या बिफोर सम टाइम्स उसके पहले वो वेव कहाँ पर थी, ये दोनों को आप लोग फाइंड कर सकते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो चलिए मान लेते हैं हम कि कोई एक वेव है, कोई एक वेव ऐसा मान लेते हैं ये F1 और F2 कोई एक वेव है एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है। ओके, तो आफ्टर सम टाइम t इक्वल टू t टाइम, मतलब t टाइम पर ये कहाँ होगी, तो आप बताइए इसकी वेलोसिटी इतना है, टाइम t है, तो बताइए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले तो वेलोसिटी इनटू टाइम आएगा, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी को हम v लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कुछ भी डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं अपॉन में टाइम t, तो t इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होगा, v इनटू t, v इनटू t, vt। हाँ, इधर से कुछ हो गया कोल्ड कॉफी, इधर तो बताइएगा यहाँ से vt डिस्टेंस, क्योंकि ये जो वेव है ये इतने टाइम में, t टाइम में कहाँ पर पहुंच चुका है, vt पहुंच चुका है, तो vt पहुंच है ना, vt डिस्टेंस पहुंच चुका है बेटा, है ना? तो यहाँ से आप इस पर से vt
डिस्टेंस के बराबर आर्क लगाएंगे, VT डिस्टेंस के बराबर आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब अ कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज आर्क्स, जो ये आर्क आपने बनाया है इन सभी पर एक कॉमन टेंजेंट खींचिए। कॉमन टेंजेंट मतलब जो सबको टच करे, जो सबको टच करे उस पर एक कॉमन टेंजेंट खींचिए। तो यहां से ऐसे खींचिए जो सबको टच करते हुए जाए, ऐसा। देन दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आर वेव एट टाइम आफ्टर टाइम t इक्वल टू t। तो t टाइम बाद ये जो यहां पर वेव थी वो कहां चली जाएगी, यहां पर चले जाएगी। बताइए समझ आगे नहीं? ऐसे अगर आपसे पूछेगा कि t टाइम पहले कहां था, 2 सेकंड 4 सेकंड पहले ये वेव कहां था, पहले, ये तो बाद में है ना बेटा, तो क्या करेंगे, अब यहीं से उतना ही का वेव तो इधर की ओर आर्क लगाएंगे, बोलिए ना। अब यहां से आर्क लगाएंगे पीछे की ओर, तो यहां से आर्क लगाएंगे, तो चलिए हम यहां से एंटर मान करके ऐसे आर्क लगा रहे हैं, यहां से ऐसे आर्क लगा रहे हैं, यहां से ऐसे आर्क लगा रहे हैं, ये ऐसे आर्क लगा रहे हैं, सुनाया। फिर अ कॉमन टेंजेंट, सब पर इस पर एक कॉमन टेंजेंट खींचिए, जो सबको टेंजेंट तो जानते ही है ना आप लोग, तो टेंजेंट खींच रहे हैं इस पर, तो कॉमन टेंजेंट खींचे, ये होगा इसका पहले वाला पोजीशन। तो एक काम करते हैं, पहले ये वेव यहां पर थी, तो एक काम करते हैं अब, लेकिन यहां आ चुकी तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। बोलिए कोई डाउट? सही ना बेटा? तो पहले ये वेव मान लीजिए D1 D2 पर थी, और प्रेजेंट टाइम में कहां पर है, F1 F2 पर है, और इसके बाद वाले टाइम पर कहां पर है, यहां पर है, तो इसका नाम क्या रख दें, G1 G2 कुछ भी मान लीजिए। एक बात और बताएं, ये डिस्टेंस कितना है शुभम, कितना है डिस्टेंस बेटा? अरे VT है, बोलिए ना, VT है। ऐसे नीचे वाला ये भी क्या होगा, VT होगा, और वो डिपेंड करता है कि आपने, अरे ये T वोल्ट वाला T होगा जितने टाइम पर आप निकाल रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? इतना क्लियर है? तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, जिसके हेल्प से हम किसी वेव का पोजीशन फाइंड करते हैं, न्यू पोजीशन फाइंड करते हैं, ये न्यू पोजीशन फाइंड करते हैं। ओके, तो देखिए जो आपको अभी भी लिखवाया मैंने, वो देखिए क्या है, ये जो है आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। सुनिए इधर सुनिए बेटा, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजेन each point on the wavefront acts as the secondary wavelet। पहले तो सुनेगा, इसका हर एक पॉइंट या इसका हर एक पॉइंट इसके लिए सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा। बोलिए अभी बताया था कि नहीं कि आप इनके लिए सेकेंडरी वेवलेट है और आप उनके लिए सेकेंडरी वेवलेट है, जो भैया नहीं है ना, उनके लिए सेकेंडरी वेवलेट है। तो बताया ना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट अपने आप में एक डिस्टर्बेंस है, सोर्स है, सही ना। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये इसको ऑसिलेट कराएंगे और ये पार्टिकल इसको ऑसिलेट कराएंगे, तो ये सभी अपने अगले वाले के लिए कैसा बिहेव कर रहे हैं, सोर्स की तरह, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ओके, तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस द ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी वेवलेट या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ये इसके लिए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। इसके लिए डिस्टर्बेंस कौन है बेटा, जो आपने यहाँ पर पत्थर फेंका है, जो वो इसके लिए डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये इसके लिए क्या है, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है। अरे इसके लिए भी तो प्राइमरी तो यही ना रहेगा, तो सबके लिए तो वही ना है प्राइमरी, ठीक है। तो सेकेंडरी ये जो है इसके लिए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है और ये इसके लिए सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होगा। तो सुनिए, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। किसके लिए, अगले वाले के लिए ना, तो एक्ट्स एज सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड टू जनरेट सेकेंडरी वेवलेट। तो ये क्या करता है, दूसरा सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करता है, इसको डिस्टर्ब यही किया है तो उसको सेकेंडरी वेवलेट जनरेट कर दिया, ये अगले वाले को सेकेंडरी वेवलेट को जनरेट करेगा। ओके, तो एक्ट्स एज सेकेंडरी वेवलेट, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम प्राइमरी वेवलेट। प्राइमरी वेवलेट से अगर टेंजेंट यहाँ पर खींचेंगे, आर्क लगाएंगे, पहले यहाँ पर आर्क लगा देंगे हर जगह, और उसके बाद टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम प्राइमरी वेवलेट टू ऑल दीज पॉइंट्स हैविंग द कांस्टेंट या हैविंग टचिंग यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी या फ्रॉम द सेकेंडरी वेवलेट ऑन ईच आर्क्स टचिंग या कॉमन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम these wavelets on each points। कॉमन टेंजेंट ड्रॉन, कॉमन टेंजेंट का मतलब सबका टेंजेंट एक ही होना चाहिए,
ये नहीं कि इसका टेंजेंट खींच करके अलग, इसका टेंजेंट अलग अलग, ऐसा नहीं। कॉमन टेंजेंट का मतलब सर्कुलर पाथ बनाएगा वो। ये बताइए सब पर कॉमन टेंजेंट खींचे, एक ही टेंजेंट सबका है ना, सबके सब पर जो है उसी को ना कॉमन कहते हैं। सभी टर्म्स में ए प्लस बी वगैरह माइनस बी कुछ लिखते हैं तो सब में जो प्रेजेंट होता है उसी का ना कॉमन कहते हैं। कॉमन का मतलब जो सब में हो, कॉमन का मतलब क्या, जो सब में हो। तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉन, जो कॉमन टेंजेंट आप खींचे हैं, कॉमन टेंजेंट ड्रॉन इज नोन एज द न्यू पोजीशन ऑफ द, किसका, न्यू पोजीशन ऑफ द वेव। ओके, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द हाइजेन ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट acts as the secondary disturbance and to generate secondary wavelet tangents are drawn from primary wavelet। primary wavelet से जो tangent draw किए जाएंगे and a common line touching the tangent, और इस tangent को जो common line touch कर रही है सबको will form a secondary wavelet। secondary wavelet को ही generate करेगी, ये secondary wavelet को generate करेगी। यहाँ तो कॉमन टेंजेंट इस पे, यहाँ पर जो आप लगाए पॉइंट्स, इस पे सभी जो कॉमन टेंजेंट इसको टच करते हुए खींचे हैं विल फॉर्म द सेकेंडरी वेवलेट। ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट है किसका, इसका, ये सेकेंडरी वेवलेट है किसका, इसका। तो कॉमन टेंजेंट जो खींचेंगे वही होगा पूरा हमारा न्यू पोजीशन ऑफ द वेव, जो कि कहलाएगा सेकेंडरी वेवलेट। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। बस में आई, ओके ना। तो ये आपका हाइजेंस प्रिंसिपल था। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या करता है, नया पोजीशन वेव का फाइंड करता है। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव। हेडिंग है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ, क्या इसका यूज, अरे वेव पोजीशन, हाँ इसका वेव का पोजीशन फाइंड करने के लिए। देखिए बेटा यहाँ पर, तो अगला हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव। अब सुनिए इधर बेटा, इधर देखो इधर, तो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव, एक यहाँ पर हम सरफेस मान लेते हैं, इधर यहाँ पे एक कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई एक, यहाँ से कोई एक वेव ऐसे आ रही है, ये लाइट वेव है, दोनों इन्फिनिटी आ रही है क्योंकि ये पैरेलल है। बात की करेंगे हम क्लास से बाहर कर देंगे तुरंत। ओके, इधर सुनिए, तो कोई दो लाइट रेज है, ये पैरेलल आ रही है, इसका मतलब कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। लेकिन ये बताइए, ये पहले ही सरफेस को टच कर जा रही है और ये बाद में, सही है कि नहीं, सही है, ये बाद में टच कर रही है। तो इसलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर खींच दें, इस पर परपेंडिकुलर खींच दें, तो क्या होगा, इधर का पूरा डिस्टेंस इधर का पूरा डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, सही ना। इसका नाम क्या कर दें, ए डैश, बी डैश। अच्छा, तो ए डैश भी हो सकता है, ये क्या होगा, ऐसा सही है, कल ऐसे करेंगे, कोई भी नाम दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। इधर सुनिए, तो अब यहाँ, अभी इधर ये लाइट, इसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़ना है, ये लाइट पहले यहाँ इंसिडेंट हो गई, तो ये लाइट इधर जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, यहाँ पर पहले आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जितना एंगल बना करके लाइट आई है उतनी एंगल बना करके जाएगी भी। तो बताइए ये एंगल क्या होगा, आई। तो अब सुनना, यहाँ से जब लाइट ये इधर गई रिफ्लेक्ट होकर के, और ये जितने टाइम में ये लाइट रेज ए पर से इधर गई है, उतने जितने टाइम में ये पहले पहुंच गई है लाइट रेज यहाँ पर, और ये अभी यहीं पर है। जब ये यहाँ जा रही होगी लाइट, तब तक ये इधर जा रही होगी का, तो बताइए ये यहाँ गई है, इसकी वेलोसिटी लेट्स से कि v है, इस लाइट की वेलोसिटी मान लीजिए v है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए टाइम कितना लगता है, t, मान लीजिए टाइम t। चलिए इसको b मानते, तब मैं b डैश उधर मानेंगे। इधर सुनिए, तो यहाँ से b से a डैश पर लाइट को पहुंचने में मान लीजिए टाइम t लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना होगा तब, vt कितना होगा, vt, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस कितना लगेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी v है इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो बताइए b a डैश कितना होगा बेटा, b a डैश कितना होगा, vt होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का vt डिस्टेंस को ऐसे मेजर करके इस पॉइंट पर लगा करके आर्क लगा दिए,
तो ऐसे पता चल जाए कि जब ये लाइट यहाँ से यहाँ पहुंचे उस समय ये कहाँ पर पहुंचे होगी, सही है क्या, रिफ्लेक्ट होकर के। तो अब यहाँ से आप इस पर से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, दूर चला गया, टेंजेंट ड्रॉ करिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। दिस विल बी द बी डैश एंड इट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव। अब आगे बताइए, जैसे ही ये आगे बढ़ रही होगी, अब ये भी कहाँ जा रही होगी, ये लाइट रेज अब यहाँ पहुंच चुकी है, तो इसके बाद कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, कहाँ उधर जाएगी। अब यहाँ पर भी आप चाहें तो 90 डिग्री ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। परपेंडिकुलर को इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, पता है ना क्यों, क्योंकि ये 3D है ना बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ये अगर आई है एंगल, मुझे बताइएगा ये इसको अगर मैं x कह दूं, सुनना x कह दूं, अगर x और i को जोड़ेंगे तो 90 आएगा कि नहीं, आएगा 90, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ बताइए ये एंगल इधर सुना, ई है 90, ई है 90, तो इधर का भी 90, तो ये पूरा भी 90 की नहीं, ये पूरा 90 ना, ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x और i मिलकर 90 था, तो ये i है और इसको जोड़ने पर ही पूरा मिलकर के 90 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी x होगा तभी तो 90 हुआ। तो बताइए अगर ऊपर वाला x है तो यहाँ तक का पूरा तब कितना होगा, वो भी i होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा भी तो 90 है, बोलिए, तो इसलिए ये क्या होगा, i होगा। अब सुनो, हम इसको डायरेक्ट हटा दिए यहाँ से। अब सुनना, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो वो आप घंटों मिनट भी लगा सकते हैं, 1 मिनट का बस काम कि ये एंगल कैसे मैंने आई लिखा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर ये समझ में आ गया तो अच्छी बात, और नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं, फिर से आ जाएगा। सुनो कैसे, अब ये जो लाइट आई है जाते समय, बताइएगा ये लाइट जब जा रही है यहाँ से, तो ये कितना एंगल बनाएगी बेटा, ये r बनाएगी ना, ठीक है ना। अब कहें कि r या r काहे निकाल रहे हैं बेटा, आप ये बताइए कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव है। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव के लिए अगर हम रिफ्लेक्शन का जो लॉज होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर प्रूफ कर दें तो क्या रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव सेटिस्फाइड हो जाएगा यहाँ पर कि हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम वही प्रूफ करने जा रहे हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, मतलब रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो कर रहा है, यही जा रहे हैं प्रूफ करने। ओके, समझते हैं यहाँ पर। जैसे बताया था कि साउंड भी होता है, साउंड भी अगर रिफ्लेक्ट होकर के आता है, बार बार एको प्रोड्यूस होता है ना, सुनाई देता है ना, एको प्रोड्यूस होता है ना, एक बार बोलो 4 बार सुनाई देता है, आवाज वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो सुने यहाँ बताइएगा, इधर अब इधर थोड़ा सा, इधर ये एंगल आर है जो ये हम अभी पढ़ाए हैं, अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ समझ जाएंगे आप। सुनना, एक बात और बताइए, ई जब टेंजेंट है आर्क पर तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, अरे इसके रेडियस पर अगर कोई टेंजेंट खींचते तो 90 ना होता है बेटा, होता है ना। तो ये आर्क है, इस ये इसका रेडियस हो जाएगा, ये आर्क है, इस पर टेंजेंट जो खींचे तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 होगा। अब बताना मुझे, ये एंगल अगर r है, मैं मान लूं कि अगर ये x है, नीचे वाला ये x है, नीचे वाला, अगर इसको मैं मान लूं ये वाला कि x है, तो मुझे बताइए r और x कितना है, 90 है, ये पूरा 90 डिग्री ना। तो अब बताइएगा 1 मिनट, अगर ये 90, अरे इधर का 90 तो इधर का भी 90 ना, अरे इधर का 90 तो इधर भी 90, क्योंकि 180, तो ये 90 हो गया बेटा, इधर का 90 तो ये पूरा भी तो 90 ना, ये पूरा 90 होगा कि नहीं। r है, r में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, तो e होगा x। क्यों, क्योंकि r और x मिलकर के 90 हो रहा है, और ये r इस यहाँ है, ये है, और ये पूरा 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, x होना चाहिए ना। ये बताइए कैसे वहां 90 होगा ना, अरे पता नहीं, जब समझा रहे तो कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हैं आप। इधर बताइए, e पहले r है कि पहले ही बताइए, सब छोड़ो, e पूरा 90 है या नहीं, नहीं है तो ना बोलो, है तो हाँ बोलो, नहीं आया हो तो बताइए। ये बताइए, अगर आप एक पैरेलल ऐसे लाइन खींच दिए यहाँ ऐसे, तो ये 90 हुआ, ये 90, तो ये 90 नहीं होगा, ये 90 नहीं होगा, ये 90 नहीं होगा, और वो बीच में होगा ना, कौन बीच में होगा ना, वीडियोज में है आप। इधर सुनिए, इतना सुना है क्या, तो अब बताइए अगर ये 90 है बेटा तो ये भी 90 होगा ना, सही है ना, ये 90 और ये r है, ये r है, अगर मैं इस नीचे वाले को मान लूं कि x है, तो r और x 90 होगा कि नहीं। तो अगर मैं कह दूं ये r पहले से है और ये पूरा 90 है, तो ये भी तो x ही ना होगा, ठीक है ना, तो ये भी x होगा। तो एक बात बताइए, अगर ये x है तो नीचे वाला कितना होना चाहिए, r होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा भी 90 है।
क्योंकि x और r जोड़ने पर हमेशा 90 आ रहा है। तो अगर ये ऊपर वाला हमें ये r है और ये हमें पता चला कि ये x है, तो नीचे वाला r होगा तभी तो जोड़ेंगे तो पूरा 90 होगा, क्योंकि इधर का भी पूरा एंगल 90 है। ओके, आप बनवा के आए हो क्या? बोलिए अब यहाँ पर, अब बताएं ये है 90 डिग्री। अब हम लोग जा रहे हैं इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करने। अब मुझे बताएं यहाँ से, अगर मैं कह दूं इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम बताइएगा, इस ट्रायंगल का नाम बताइए ए बी ए डैश। इन ट्रायंगल बोलिए ए बी ए डैश में बताइएगा मुझे, एंड इस ट्रायंगल का नाम बताइए, इस वाले का ए बी डैश ए डैश। सही है क्या? इसमें चलिए आइए बताइएगा, जितना ए बी डैश है ये, अरे पहले इस वाले का, जितना ए कहाँ गया ये, रुक जाइए, जितना ये लाइन है, ये कौन है, ए बी, जितना ए बी है उतना ही ए डैश बी डैश है। दोनों लाइन में पैरेलल ना, सब छोड़िए, बस ये बताइए। अच्छा ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं बताइए? तो नाम बताइए इसका, ए एंगल ए बी ए डैश। बोलिए एंगल ए बी ए डैश। अब बराबर उसमें कौन सा एंगल है बताइए, एंगल ए बी डैश ए डैश बराबर होंगे कि नहीं? अरे इक्वल टू 90 डिग्री। यस सर। सही है। अब बताइए मुझे कि ए डैश इस वाले ट्रायंगल में है? अरे इधर बताइए, ए दो चीज और बचा, इधर सुनो, बी, इस ट्रायंगल का नाम बी ए डैश, बी ए डैश इक्वल है ए बी डैश के। बोलो हाँ या ना? काहे बराबर है? VT है, दोनों VT है। ये बताइएगा, हम पहले बोले हैं कि जितना टाइम ये पहले पहुंच गया, अरे ये रेज पहले पहुंच गया और ये रेज यहीं पर है। जब ये रेज यहां तक पहुंची तब तक ये कहां पहुंच गई, बी डैश पर। तो यहां से बी और ए डैश के बराबर ही यहां पर आर्क लगाए थे ना, बी ए डैश को नाप लिए, देखिए ये है बी ए डैश बराबर नाप लिए और यहां से आर्क लगा दिए। तो बताओ ए बी डैश इसके बराबर ही है ना बेटा? तो वही मैं लिखा हूं, बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू VT, क्योंकि मैं इसी को मेजर करके यहां से आर्क लगाया था। एकदम सही है ना? क्योंकि मीडियम जब चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, लाइट की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, और वेलोसिटी वेव की, जो भी कोई वेव है, वेव की वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, और वेव की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई और टाइम, जितने टाइम में ये यहाँ पर पहुंचे उतने टाइम में तब ये कहाँ होगी, तो बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे, डायरेक्शन अलग बस होगा। सही है ना? तो ये बराबर है। अब मुझे एक बात बताइएगा, ए डैश, अरे इस ट्रायंगल में ए बी ए डैश, ए बी ए डैश में ए डैश है कि नहीं? बोलिए ए डैश इक्वल टू, बताइए क्या है ये ए डैश इस ट्रायंगल में भी है क्या? तो बोलिए ए डैश कॉमन है ना? सीन्स कॉमन है। बोलिए ना, समझ के नहीं? अब बताइए साइड एंगल, साइड ऐसे है ना? तो बताइए भाई SAS, बताइए ट्रायंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ए। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हुए कि नहीं? इसलिए I इक्वल टू R, देयरफॉर एंगल I इक्वल टू एंगल R। डब्बा बना के सम्मान दिया जाए। बहुत सही। ये क्या? हिंदी में लो। सेंस ग्रुप को कहते हैं संस्कृत में इति सिद्धम। इति मतलब इस प्रकार, यह सिद्ध हुआ, प्रूफ हुआ। संस्कृत में, हिंदी में क्या बोलते हैं? इति सिद्धम। ओके, समझ में आया कि नहीं? बस ये बताइए, आया ना? इजी है ना? बहुत इजी है। ओके, जय हिंद। गुड नाइट।